मिर्जा गालिब का एक बहुत मशहूर शेर है, धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। वाह। आज की हमारी चर्चा कुछ इसी आईने और चेहरे की कहानी के इर्द गिर्द घूमेगी और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि समस्या असल में कहाँ है, चेहरे पर या आईने में। और ये सवाल आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है। आज हम भारत की नई श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स पर एक गहरी और आलोचनात्मक नजर डालने वाले हैं। बिल्कुल। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित एक लेख को आधार बनाकर हम ये पड़ताल करेंगे कि क्या ये कोड्स सच में भारत में रोजगार सृजन का एक नया अध्याय लिख सकते हैं। बिल्कुल, और इसका संदर्भ स्थापित करना बहुत जरूरी है, खासतौर पे बिहार जैसे राज्यों के लिए, जहां नौकरियों की कमी दशकों से एक बड़ी चुनौती रही है। सही बात है। लेकिन लेख एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहता है कि वहां बेरोजगारी से भी बड़ी समस्या है न्यून वेतन रोजगार, जिसे एम्प्लॉयड पॉवर्टी कहते हैं। हाँ, एम्प्लॉयड पॉवर्टी और दूसरा अलाभकारी स्वरोजगार। मतलब लोग काम तो कर रहे हैं पर गरीब हैं। सही पकड़ा आपने। काम होना और अच्छी आय वाला काम होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और यही आज की हमारी चर्चा का क्या कहते हैं, केंद्र बिंदु है। तो आज हमारा मिशन साफ है, हम इन नए लेबर कोड्स के हर पहलू को बारीकी से समझेंगे। ये क्या हैं, ये पुरानी व्यवस्था से कैसे अलग हैं, और क्या ये वाकई में अच्छी, ज्यादा वेतन वाली नौकरियों के लिए एक बेहतर माहौल बना सकते हैं। बिल्कुल। जो श्रोता यूपीएससी या दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रोजगार और आर्थिक सुधारों जैसे विषयों को सीधे तौर पर छूती है। तो चलिए इस मुद्दे की तह तक चलते हैं। लेख की शुरुआत फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल के जिक्र से होती है, जो आजादी के बाद के बिहार की राजनीति और समाज का एक कच्चा चिट्ठा पेश करता है। क्या आपको लगता है कि इतने दशकों बाद भी वो समस्याएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं? ये एक बेहतरीन सवाल है और इसका जवाब हाँ में है, लेकिन एक अलग रूप में। अच्छा। देखिए, जब हम बिहार की बात करते हैं तो अक्सर बेरोजगारी के आंकड़े सामने आते हैं, कभी 3%, कभी 10%, लेकिन लेख कहता है कि ये आंकड़े असल कहानी को छिपा लेते हैं। मतलब ये सतह पर तैरता हुआ सच है। बिल्कुल। असली चुनौती कहीं ज्यादा गहरी और वो संरचनात्मक है। और वो क्या है? आप एम्प्लॉयड पॉवर्टी की बात कर रही थी, इसे थोड़ा और सरल शब्दों में समझाएंगी? इसका सीधा सा मतलब है कि लोग काम तो कर रहे हैं, शायद दिन में 10-12 घंटे भी। हाँ। लेकिन उनकी आमदनी इतनी कम है कि वे गरीबी रेखा से ऊपर नहीं उठ पाते। ये बेरोजगारी से भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, क्योंकि इसमें व्यक्ति मेहनत करने के बावजूद एक सम्मानजनक जीवन नहीं जी पाता। और इसका कारण? और इसका मूल कारण है अच्छी उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों की भारी कमी। लेख में इसके कुछ आंकड़े भी दिए गए हैं जो वाकई आंखें खोलने वाले हैं। कुल स्रोत बताता है कि पूरे बिहार राज्य में केवल 5 लिस्टेड कंपनियां हैं। सिर्फ 5? इतने बड़े राज्य में? हाँ, सोचिए, इतनी बड़ी आबादी और सिर्फ 5 बड़ी कंपनियां। और अगर हम एमएसएमईज यानी छोटे और मझोले उद्योगों की बात करें तो उनमें से 99% माइक्रो यानी सूक्ष्म श्रेणी में आते हैं। मतलब 1 या 2 लोगों की दुकानें या छोटे मोटे काम। हाँ, ये रोजगार तो देते हैं पर अच्छी तनख्वाह वाली स्थिर नौकरियां नहीं दे पाते। अरे ये आंकड़े तो चौंकाने वाले हैं। मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां बड़े पैमाने पर संगठित रोजगार देने वाली कंपनियों का लगभग अकाल है। बिल्कुल। और इसका सीधा और गहरा असर अर्थव्यवस्था के ढांचे पर दिखता है। वो कैसे? आज भी बिहार की 54% आबादी कृषि पर निर्भर है, जिसका अर्थव्यवस्था में योगदान बहुत कम है। मैन्युफैक्चरिंग, जो कि अच्छी नौकरियों का एक बड़ा स्रोत हो सकता है, उसमें केवल 5% लोग काम करते हैं। और टेक्नोलॉजी या फाइनेंस जैसी आधुनिक सेवाओं में? उनमें तो ये आंकड़ा 1% से भी कम है। जब हम इसकी तुलना दूसरे राज्यों से करते हैं तो ये खाई और भी साफ नजर आती है। मतलब कर्नाटक और तमिलनाडु ने तो अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया। बिल्कुल। जबकि बिहार वहीं का वहीं खड़ा रहा। इससे तो नीतियों के असर का सीधा सीधा पता चलता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। लेख यही बताता है, 1991 में कर्नाटक की जीडीपी का केवल 5% हिस्सा सॉफ्टवेयर सेवाओं से आता था। आज ये 63% है। 63%? हाँ, और तमिलनाडु की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा 7% से बढ़कर 34% हो गया है। ये दिखाता है कि सही नीतियों और सही माहौल कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। लेख का सार ये है कि बिहार में 1991 के बाद नौकरियों की संख्या शायद बढ़ी हो, पर नौकरियों की गुणवत्ता,
जिसे स्टॉक ऑफ जॉब्स कहते हैं, वो 1961 के स्तर पर ही अटकी हुई है। ठीक है, तो समस्या की तस्वीर अब पूरी तरह साफ है। ये सिर्फ नौकरियां पैदा करने की नहीं, बल्कि अच्छी, उत्पादक और स्थायी नौकरियां पैदा करने के माहौल की है। बिल्कुल। तो अब हम उस औने पर आते हैं, यानी समाधान पर। ये नए लेबर कोड्स इस तस्वीर को बदलने का दावा कैसे करते हैं? आखिर इनमें ऐसा क्या खास है? यहाँ पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये सिर्फ कुछ कानूनों में फेरबदल का मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी नियामक प्रणाली की सोच को बदलने का एक बहुत बड़ा प्रयास है। अच्छा। इसका सबसे पहला और बड़ा पहलू है सरलीकरण और एकीकरण, मतलब सिंप्लीफिकेशन एंड कंसोलिडेशन। यानी जो चीजें बहुत जटिल थीं, उन्हें आसान बनाया जा रहा है। हाँ, और जरा इस जटिलता का अंदाजा लगाइए। पहले हमारे देश में 29 अलग-अलग केंद्रीय श्रम कानून थे। 29? हाँ, हर कानून के अपने नियम, अपनी परिभाषाएं, अपने रिटर्न्स। एक नए उद्यमी के लिए इन सब को समझना और इनका पालन करना एक दुस्वप्न जैसा था। मैं कल्पना कर सकता हूँ। अब इन 29 कानूनों को सिर्फ 4 कोड्स में समेट दिया गया है: वेतन पर, सामाजिक सुरक्षा पर, औद्योगिक संबंधों पर और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य पर। आंकड़ों के लिहाज से ये बदलाव कितना बड़ा है? सिर्फ 29 से 4 तक आना ही, या और भी कुछ है? ये बदलाव बहुत व्यापक है। इन कानूनों में कुल सेक्शंस की संख्या 1228 से घटाकर 480 कर दी गई है। लगभग 1/3? हाँ, नियमों की संख्या 1436 से घटकर 351 हो गई है। लेकिन असली बदलाव जमीनी स्तर पर महसूस होगा। जैसे पहले 84 अलग-अलग तरह के रजिस्टर मेंटेन करने होते थे, अब सिर्फ 8। 31 रिटर्न की जगह सिर्फ 1। वाह! मतलब एक छोटे उद्यमी का जो समय और पैसा सिर्फ इन रजिस्टरों को भरने और संभालने में जाता था, अब वो अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा सकता है। ये तो जमीनी स्तर पर एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा दूसरा बड़ा पहलू है डीक्रिमिनलाइजेशन, यानी अपराध की श्रेणी से बाहर करना और इंस्पेक्टर राज पर लगाम लगाना। हाँ, इंस्पेक्टर राज शब्द तो हम दशकों से सुनते आ रहे हैं। क्या पुराने कानूनों में इंस्पेक्टरों को बहुत ज्यादा ताकत दे दी गई थी, जिसका दुरुपयोग की बहुत गुंजाइश थी? लेख में एक बहुत तीखी टिप्पणी का जिक्र है कि इंस्पेक्टरों की मानसिकता बन गई थी, शो मी द कंपनी एंड आई विल शो यू द क्राइम। मतलब आप मुझे कोई भी कंपनी दिखाइए, मैं उसमें कोई न कोई अपराध या नियम का उल्लंघन ढूंढकर दिखाई दूंगा। बिल्कुल। ऐसा इसलिए था क्योंकि छोटी छोटी चूकों के लिए भी जेल का प्रावधान था। इन नए कोड्स में 65 ऐसी धाराओं को अपराध की श्रेणी से बाहर किया गया है। लेकिन एक सवाल उठता है। सैद्धांतिक रूप से तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर क्या भारत जैसी व्यवस्था में, जहां नियमों को लागू करवाना हमेशा एक चुनौती रही है, इंस्पेक्टर राज को हटाने से कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि निगरानी और कम हो जाए? ये एक जायज चिंता है, लेकिन नई सोच ये है कि जेल का डर दिखाकर अनुपालन सुनिश्चित करना एक अप्रभावी तरीका है जो सिर्फ भ्रष्टाचार को जन्म देता है। इसके बजाय नए कोड्स तकनीक के इस्तेमाल और प्रक्रियाओं को सरल बनाकर अनुपालन को आसान बनाने पर जोर देते हैं। जैसे पहले वेतन, कर्मचारी और वर्कर की कई अलग-अलग परिभाषाएं थीं। हाँ, जो भ्रम पैदा करती होंगी। बहुत ज्यादा, जिनका इंस्पेक्टर अपनी मर्जी से इस्तेमाल करके किसी भी उद्यमी को परेशान कर सकता था। अब इसे सरल और एकीकृत किया गया है। फिजिकल रिकॉर्ड रखने की अनिवार्यता खत्म करके डिजिटल रिकॉर्ड्स को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो ये उद्यमियों और कंपनियों के लिए तो रास्ता साफ करता दिख रहा है। लेकिन अक्सर जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात होती है, तो एक डर ये भी रहता है कि कहीं इसका खामियाजा कर्मचारियों को तो नहीं भुगतना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। क्या इन कोड्स में उनके हितों का भी ध्यान रखा गया है? हाँ, और इन कोड्स में इस पर ध्यान दिया गया है, बल्कि कई मायनों में कर्मचारियों के अधिकारों का दायरा बढ़ाया गया है। जैसे? सबसे बड़ा और ऐतिहासिक कदम है सामाजिक सुरक्षा का विस्तार। पहली बार गिग वर्कर्स, जैसे आपकी फूड डिलीवरी या कैब सर्विस वाले? हाँ बिल्कुल, तो गिग वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का कानूनी प्रावधान किया गया है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो वाकई में एक बड़ा कदम है। और इसके अलावा महिलाओं के काम करने पर जो कई तरह की अनुचित पाबंदियां थीं, जैसे रात की पाली में काम न करने देना, उन्हें हटाया गया है। और जो अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक हैं, उनके लिए लाभों की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित की गई है। मतलब अगर कोई मजदूर बिहार से महाराष्ट्र काम करने जाता है, तो उसके सामाजिक सुरक्षा लाभ जैसे कि पेंशन या बीमा उसके साथ जाएंगे। हाँ, वो खत्म नहीं होंगे। तो ये सिर्फ
नियमों का एक नया सेट नहीं है, बल्कि ये सरकार और नियोक्ताओं के बीच के रिश्ते को लेकर सोच में एक बुनियादी बदलाव की तरह लग रहा है। बिल्कुल। इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक वैचारिक बदलाव है। ये ट्रस्ट बेस्ड रेगुलेटरी रिजीम यानी विश्वास आधारित नियामक व्यवस्था की ओर एक निर्णायक कदम है। ये विश्वास आधारित व्यवस्था सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है। इसका असल में मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सरकार अब उद्यमियों को डिफॉल्ट रूप से चोर या शोषक की नजर से नहीं देख रही। अच्छा। सोच ये है कि आप अपना काम ईमानदारी से कीजिए, हम आप पर भरोसा करेंगे, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो उसके लिए सजा के प्रावधान हैं, लेकिन हम हर कदम पर आपके सिर पर खड़े नहीं रहेंगे। पुरानी इजाजत राज वाली सोच की उलट? बिल्कुल। पुरानी सोच थी कि हर काम के लिए पहले से मंजूरी लो, लाइसेंस लो। अब इसकी जगह शाश्वत स्वपंजीकरण यानी परपेचुअल सेल्फ रजिस्ट्रेशन को अपनाया जा रहा है। मतलब एक बार रजिस्टर कर लिया तो वो हमेशा के लिए मान्य होगा, बार बार दफ्तरों के चक्कर काटने का झंझट खत्म? हाँ, और इसके पीछे का सिद्धांत है, जब तक किसी चीज के लिए स्पष्ट रूप से मना न किया गया हो तब तक वो अनुमत है। साथ ही अब प्रशासनिक शक्तियां केवल संसद द्वारा पारित अधिनियमों और राजपत्र में अधिसूचित नियमों तक ही सीमित रहेंगी। इसमें एक और बड़ा पहलू है संघवाद का। लेबर तो समवर्ती सूची का विषय है, तो इसमें राज्यों की भूमिका क्या होगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, और ये नए कोड्स इस मामले में एक बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये राज्यों को अपने नियम बनाने में काफी विवेक और छूट देते हैं, जो भारत की विविधता को देखते हुए जरूरी भी है ना? बहुत जरूरी है। लेख एक बेहतरीन उदाहरण देता है। केंद्रीय कारखाना अधिनियम यानी सेंट्रल फैक्ट्रीज एक्ट आजादी के बाद से अब तक सिर्फ 3 बार संशोधित हुआ है। बस 3 बार? हाँ, जबकि राज्यों के अपने दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम यानी शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट्स 1900 से ज्यादा बार संशोधित हुए हैं। अकेले महाराष्ट्र ने ही अपने अधिनियम में 180 से ज्यादा बार संशोधन किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि राज्य अपनी स्थानीय ज़रूरतों और आर्थिक हकीकत के हिसाब से नियमों को लगातार बदलते रहे हैं, जबकि केंद्र का कानून एक तरह से स्थिर रहा। बिल्कुल, ये कोर्ट्स इस हकीकत को स्वीकार करते हैं कि जो नियम गोवा के लिए सही है वो बिहार के लिए सही नहीं हो सकता। हमारे सबसे अमीर और सबसे पिछड़े राज्य की प्रति व्यक्ति आय में 10 गुना का अंतर है। तो ये संघवाद की भावना को मजबूत करता है। हाँ, और राज्यों को अपनी आर्थिक रणनीति बनाने की आजादी देता है। ये सब सुनने में तो बहुत तार्किक और सकारात्मक लग रहा है। एक सरल विश्वास आधारित प्रणाली जो राज्यों को भी आजादी देती है। लेकिन क्या लेख में इन कोर्ट्स की किसी सीमा या आलोचना का भी जिक्र है? हाँ, और एक अच्छी आलोचनात्मक चर्चा के लिए ये जरूरी भी है। लेख साफ करता है कि ये कोड्स आदर्श नहीं है। लेखक का मानना है कि 4 कोड्स की बजाय सिर्फ एक ही कोड होना चाहिए था, जो इसे और भी सरल बना देता। और ट्रेड यूनियनों का इस पर क्या दृष्टिकोण रहा है? उनका विरोध तो काफी मुखर रहा है। लेख इस पर एक दिलचस्प दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। उसके अनुसार पुरानी व्यवस्था में कई स्थापित ट्रेड यूनियनों का एक निहित स्वार्थ था। अच्छा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके ज्यादातर सदस्य पुरानी पीढ़ी के संगठित क्षेत्र के कर्मचारी थे, जो कुल श्रम बल का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं। लेख उन्हें संगठित श्रमिक अभिजात वर्ग कहता है। और तर्क यह है कि इनका स्वार्थ देश के उन करोड़ों युवाओं के हित में नहीं था जो औपचारिक रोजगार के बाजार से बाहर थे। बिल्कुल। देश की 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है, और उनके लिए नौकरियों के अवसर पैदा करना एक राष्ट्रीय प्राथमिकता है, और पुराने कानून इसमें बाधक थे। तो तर्क यह है कि यूनियनें मौजूदा नौकरियों को बचाने पर ज्यादा ध्यान दे रही थीं, बजाय इसके कि ऐसा माहौल बने जिससे नई नौकरियां पैदा हों। लेख का इशारा इसी तरफ है। पुराने श्रम कानूनों के असर के बारे में एक बहुत मजबूत उपमा का इस्तेमाल किया गया है। उन्हें सबसे जहरीला नियामक कोलेस्ट्रॉल कहा गया है। नियामक कोलेस्ट्रॉल? हाँ, ये कोलेस्ट्रॉल हमारी अर्थव्यवस्था की धमनियों में जम गया था, और इसने बड़े नियोक्ताओं से ज्यादा छोटे नियोक्ताओं को नुकसान पहुंचाया, जिनके पास बड़ी कंपनियों की तरह नेटवर्क या कानूनी शक्ति नहीं होती। चर्चा का सार ये निकलता है कि ये नए श्रम कोड महज कुछ नियमों का बदलाव नहीं है। ये सरलीकरण, डीक्रिमिनलाइजेशन और विश्वास आधारित नियमों के जरिए उच्च उत्पादकता वाली नौकरियों के लिए एक बेहतर माहौल बनाने का एक संगम और बड़ा प्रयास है। बिल्कुल। साथ ही ये संघवाद की भावना को मजबूत करते हुए राज्यों को अपनी जरूरतों के हिसाब से नियम बनाने की आजादी भी देते हैं। बिल्कुल, ये एक पैराडाइम शिफ्ट है। नियमों में छोटे मोटे बदलाव से कहीं ज्यादा ये आईने को साफ करने की एक ईमानदार कोशिश है। जो श्रोता प्रतियोगी परीक्षाओं खासकर यूपीएससी मेंस की तैयारी कर रहे हैं,
उनके लिए ये चर्चा अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप अपने उत्तरों में इन बिंदुओं का उपयोग कर सकते हैं। कानूनों का सरलीकरण, इंस्पेक्टर राज की समाप्ति, विश्वास आधारित विनियमन और सहकारी संघवाद को बढ़ावा। सही कहा। ऐसी ही और गहन चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपके कोई सवाल हैं तो उन्हें कमेंट्स में जरूर पूछें। और जाते जाते एक विचार। हमने चर्चा की शुरुआत गालिब के शेर से की थी। धूल चेहरे पे थी और मैं आईना साफ करता रहा। ये लेबर कोड निश्चित रूप से आईने यानी हमारी नियामक प्रणाली को साफ करने का एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, आईना साफ होना तो बहुत जरूरी है। लेकिन सोचने वाली बात ये है, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें आगे भी विचार करना होगा, कि क्या सिर्फ आईना साफ करना काफी होगा? अच्छा। जब तक चेहरे पर लगी धूल यानी कौशल विकास की कमी, हमारी शिक्षा प्रणाली की खामियां और बिजली, सड़क, पानी जैसे बुनियादी ढांचे की समस्याओं को पूरी तरह से दूर नहीं किया जाता, क्या अकेले कानूनी सुधार देश में रोजगार की वह क्रांति ला पाएंगे जिसका हम सब इंतजार कर रहे हैं? शायद नहीं। शायद नहीं। आईना और चेहरा दोनों को एक साथ साफ करना होगा।